हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर है बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2022 में जो क्वेश्चन आ गए वो अब 2023 के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह तैयारी करनी है इनकी। ये पॉलिटिकल साइंस सेकंड का पेपर है और इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। ठीक है, फॉर रेगुलर स्टूडेंट ओनली। भले ये पेपर रेगुलर स्टूडेंट का आया हुआ है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है वो प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने रेगुलर विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नज़रअंदाज न करें। तो 3 घंटे का आपका समय होगा, मैक्सिमम मार्क 100 होंगे और पास होने के लिए आपको 36 नंबर चाहिएंगे। ठीक है, अब ये इसमें निर्देश है। चूंकि ये पुराना पेपर है 2022 का, अब पैटर्न चेंज हो गया है, पहली बात, इसलिए निर्देशों को पढ़ने का कोई तुक नहीं है। दूसरी बात, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग पैटर्न आता है, तो पैटर्न चाहे कैसा भी आए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन जो है वो देखना है। तो इसमें देखिए भाग फर्स्ट, और इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मनु की षड्गुण नीति, अर्थशास्त्र, शुक्र द्वारा बताए सचिवों के कार्य, राजा राम मोहन राय द्वारा उल्लेखित 2 न्यायिक सुधार, और इसके बाद में देखिए दयानंद द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम, विवेकानंद के गुरु कौन थे, गांधी के अनुसार हिजरत क्या है, निष्क्रिय प्रतिरोध, इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक किसने लिखी, और इसका लास्ट क्वेश्चन आपके नेहरू द्वारा लिखित कोई 2 पुस्तकों के नाम। तो ये दोस्तों ये 10 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं छोटे वाले। ठीक है, तो अब इनके उत्तर जो है वो देखिए आप। ये इनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। पहला प्रश्न आपका था मनु की षड्गुण नीति, तो उत्तर देखिए, षड्गुण नीति का से है 6 लक्षणों वाली नीति। मनु की षड्गुण नीति में किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति अलग अलग परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली नीति के 6 लक्षणों का उल्लेख किया गया है। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विवेदी भाव और संश्रय। ठीक है, ये 6 लक्षण बताए गए हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ में संबंध स्थापित करते समय अपनाए जाने चाहिए। किस वक्त हमारे को पड़ोसी राज्य से संधि की नीति का प्रयोग करना है, किस वक्त हमारे को विग्रह करना है, मतलब संबंधों को विच्छेद करना है। यान का मतलब होता है चढ़ाई करना। आसन का मतलब होता है अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा में और क्या करना, युद्ध स्थल पर मौन धारण करके बैठना। जैसे मनु के अनुसार द्विवेदी भाव का अर्थ होता है कि अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित करने की नीति। ठीक है, संश्रय का मतलब होता है कि संकट काल में किसी शक्तिशाली मित्र राज्य की शरण प्राप्त करना। अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो आपके है अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है, जिसमें 15 अधिकरण हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु दंड नीति यानी राजनीति शास्त्र का ज्ञान है। तीसरा जो क्वेश्चन है, शुक्र द्वारा बताए सचिव के कार्य। देखिए, शुक्र द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक व्यवस्था में सचिव एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था। शुक्र ने सचिव का यह कार्य माना है कि वह सेना से संबंधित समस्त विषयों के संदर्भ में आवश्यक कार्यों को संपन्न करे। मतलब वर्तमान में जो रक्षा मंत्री होता है उसके जो कार्य होते हैं वही शुक्र ने सचिव के कार्य बताए हैं। अगला जो क्वेश्चन था 4 नंबर का, वो है राजा राम मोहन राय द्वारा उल्लेखित 2 न्यायिक सुधार। तो पहला है न्यायालयों में जूरी प्रणाली प्रारंभ की जानी चाहिए। जूरी का मतलब होता है कि समाज के जो सम्मानित लोग होते हैं उनमें से कुछ लोगों को भी न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए और उनकी राय के आधार पर न्यायाधीश के द्वारा जो है वो निर्णय सुनाया जाना चाहिए, ताकि न्याय प्रणाली में पक्षपात होने की संभावना न हो। दूसरा है न्यायिक क्षेत्र में जातिगत आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। 5 का जो क्वेश्चन है वो है दयानंद द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो पहला है सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका।
छठा क्वेश्चन है विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। अगला जो 7वां क्वेश्चन है वो देखिए, गांधी जी के अनुसार हिजरत क्या है? तो गांधी जी के अनुसार हिजरत सत्याग्रह का एक साधन है जिसका अर्थ है स्वेच्छा से स्थान को परिवर्तित कर लेना। अगला क्वेश्चन है 8 का निष्क्रिय प्रतिरोध। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के एक साधन के रूप में निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाया गया था। निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ है शासन के संचालन में जनता द्वारा सहयोग देना बंद कर देना। 9 का क्वेश्चन है इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक को किसने लिखा? उत्तर है इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एम.एन. रॉय द्वारा लिखी गई थी। और लास्ट 10 का क्वेश्चन है नेहरू द्वारा लिखित कोई 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक। ये आपके छोटे वाले क्वेश्चन हैं। अब देखिए इसमें पार्ट सेकंड के अंदर अंतर्राज्यीय संबंधों पर कौटिल्य के विचारों का परीक्षण कीजिए, गोखले के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, ठीक है। और इसके बाद में है समग्र क्रांति की अवधारणा। तो दोस्तों ये जो इसमें 4 क्वेश्चन आए हैं, चारों ही क्वेश्चन अब इस 2023 के एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो वो निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इनको याद करना जरूरी है। परीक्षा की दृष्टि से चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके उत्तर जो है वो आप देखिए, इनके उत्तर हैं, देखिए अंतर्राज्यीय संबंधों पर कौटिल्य के विचारों का परीक्षण कीजिए। देखिए उत्तर, कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में परराष्ट्र संबंधों यानी अंतर्राज्यीय संबंधों के निम्न 2 पक्षों पर प्रकाश डाला है। पहला है अंतर्राज्यीय संबंधों का सैद्धांतिक पक्ष या स्वरूप। इसमें पहली बात बताइए मंडल सिद्धांत। देखिए मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा होता है। विजिगीषु का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला, और इसे केंद्र बनाकर 12 राज्यों के मंडल की रचना की गई है, जिसके अंतर्गत कुल 72 प्रकृतियों का उल्लेख किया गया है। तो 12 राज्य और उनकी 72 प्रकृतियां। फिर आगे देखिए, इसमें आगे है षड्गुण नीति। दूसरा पॉइंट है षड्गुण नीति। इस नीति के अंतर्गत कौटिल्य ने यह बताया है कि एक राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। कौटिल्य ने षड्गुण नीति के निम्न 6 लक्षण बताए हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विवेदी भाव और संश्रय। फिर तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट है उपाय। देखिए कौटिल्य ने दूसरे राज्यों को अपने पक्ष में करने हेतु निम्न 4 उपायों को परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग या एक साथ प्रयोग में लेने का सुझाव दिया है। तो ये 4 उपाय हैं: साम, दाम, दंड, भेद। परिस्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी उपाय का जो प्रयोग है वो राजा के द्वारा किया जा सकता है। साम का मतलब होता है समझाना, बुझाना, वार्तालाप करना, ठीक है। दाम का मतलब होता है आर्थिक प्रलोभन देना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। दंड का मतलब होता है पनिशमेंट देना, सजा देना या सजा देने की धमकी देना। और दूसरा लास्ट है भेद। भेद का मतलब होता है शत्रुओं में फूट डाल देना। अब दूसरा इसका अंतर्राज्यीय संबंधों का संस्थागत एवं व्यवहारिक स्वरूप। तो इसमें देखिए कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए संस्थागत एवं व्यवहारिक पक्ष का भी उल्लेख किया है, जिसे निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो संस्थागत और व्यवहारिक स्वरूप के अंदर उसने दूत व्यवस्था बताई है, गुप्तचर व्यवस्था बताई है और युद्ध नीति बताई है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मनु का भी पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन मनु का आता है एग्जाम में तो आपको कौटिल्य के स्थान पर मनु लिख देना है, अर्थशास्त्र के स्थान पर मनुस्मृति लिख देना है। बाकी पॉइंट जो है, वर्णन जो है वो सेम टू सेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोखले के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इस बार निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उदारवादी धारा 1885 से 1905 से संबंधित प्रमुख नेता थे, जो एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे। गोखले के आर्थिक विचारों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।
अगर ये क्वेश्चन निबंधात्मक आता है तो जो पॉइंट है, पॉइंट ये किए रह जाएंगे और इनका वर्णन करना आपको। पहला पॉइंट है, भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी करने का ब्रिटिश सरकार को सुझाव देना। दूसरा, जनता पर करों के बोझ को कम करने का ब्रिटिश सरकार को सुझाव देना। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई जा रही मुक्त व्यापार नीति के प्रति आशंकाएं व्यक्त करना तथा इसका विरोध करना। मुक्त व्यापार नीति का मतलब आयात व्यापार और निर्यात व्यापार पर जो टैक्स लगता है उसको बिल्कुल हटा देना। तो इससे क्या है, ब्रिटिश सरकार को फायदा हो रहा था। चौथा है, ग्रामीणों विशेषकर कृषकों के कर्ज की समस्या के समाधान का सुझाव देना। पांचवा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध करना। छठा है, भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर बल देना। और सातवां, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का समर्थन करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार लिखिए। तो ये क्वेश्चन निबंधात्मक भी आ सकता है। तो देखिए, सत्याग्रह दो शब्दों के मेल से बना है, सत्य प्लस आग्रह। अतः सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना या सत्य पर अटल रहना। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह पवित्र उद्देश्यों की अहिंसक साधनों से प्राप्ति का एक तरीका है जिसमें भौतिक शक्ति के प्रयोग या हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाता है और ना ही उसके विनाश की कामना करता है। उसके मन में विरोधी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती, अपितु इसमें विरोधी को प्रेम की शक्ति से जीता जाता है। आगे देखिए इसी का उत्तर। और गांधी जी ने सत्याग्रह के निम्नलिखित साधन बताए हैं। तो सत्याग्रह के साधन देखिए, असहयोग, बहिष्कार, हड़ताल, धरना, सविनय अवज्ञा, उपवास और हिजरत। ये गांधी जी के अनुसार जो है और सत्याग्रह के साधन हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन निबंधात्मक आता है तो आपको इन पॉइंटों का वर्णन लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये क्वेश्चन भी निबंधात्मक आ सकता है। समग्र क्रांति की अवधारणा। देखिए, समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने समग्र क्रांति शब्द का प्रयोग बिहार के छात्र आंदोलन के दौरान 5 जून 1974 को किया था। जेपी ने जिस क्रांति का आह्वान किया था उसे अपने लक्षणों एवं विशेषताओं के आधार पर समग्र एवं संपूर्ण बताया। ये क्रांति समग्र इस अर्थ में है कि इसका उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज दोनों में सर्वांगीण परिवर्तन लाना है। आगे देखिए इसी का, जेपी ने संपूर्ण क्रांति के निम्नलिखित 7 पहलुओं, क्षेत्रों या आयामों का उल्लेख किया है। पहला है नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति, दूसरा है बौद्धिक क्रांति, तीसरा है सांस्कृतिक क्रांति, चौथा है शैक्षणिक क्रांति, पांचवा है सामाजिक क्रांति, छठा है राजनीतिक क्रांति और सातवां है आर्थिक क्रांति। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन निबंधात्मक रूप में पूछा जाता है इस साल तो इन पॉइंटों का आपको वर्णन कर देना है, तो आपका निबंधात्मक प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति के अंतर्गत नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते थे। बौद्धिक क्रांति के क्षेत्र में मानव की जो चेतना है, जो बौद्धिक चेतना है उसके अंदर परिवर्तन लाना चाहते थे। सांस्कृतिक क्रांति के अंतर्गत भारत की जो संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करना चाहते थे, सांस्कृतिक तत्वों को वापस जो है लाना चाहते थे। शैक्षणिक क्रांति के अंतर्गत शिक्षा के अंदर परिवर्तन लाना चाहते थे। सामाजिक क्रांति के अंतर्गत समाज में बदलाव लाना चाहते थे। राजनीतिक क्रांति के अंतर्गत राजनीति में बदलाव लाना चाहते थे और आर्थिक क्रांति के अंदर भारत की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते थे। तो अब इसमें जो निबंधात्मक क्वेश्चन बच गए थे आपके, वो आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। देखिए, अब आपका खंड से सेक्शन सी निबंधात्मक प्रश्न है, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन देखो इस पेपर में यही क्वेश्चन लघुत्तरात्मक प्रश्न में पूछा गया और यही क्वेश्चन किस में आ गया, निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर भी आ गया। दूसरा क्वेश्चन आया है, अछूतों के उद्धार पर अम्बेडकर के विचारों की विवेचना कीजिए। ये निबंधात्मक क्वेश्चन है। ठीक है, ये निबंधात्मक क्वेश्चन आया हुआ है। और कौन सा है निबंधात्मक क्वेश्चन, विवेकानंद के अनुसार राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझाइए। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है और एक आया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। तो इस प्रकार से टोटल जो है 6 क्वेश्चन निबंधात्मक आए हुए हैं। तो दोस्तों, हमारा पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको जीके के जो 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ
आप देखिए कितना जानते हैं। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के बताना। और गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।